हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ इम्यूनिटी के यानी कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का जो नया यूनिट स्टार्ट किया था हमने, फोर्थ यूनिट, ठीक, उसी के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में इम्यूनिटी के बारे में बात किया कि इम्यूनिटी होता क्या है। तो मैंने बताया कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी हमारी इम्यूनिटी कहलाती है, यानी कि डिफरेंट टाइप से पैथोजन से लड़ने, हमारी बॉडी जो लड़ती है डिफरेंट टाइप के पैथोजन से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, तो इम्यूनिटी के मैंने मेजर जो भी इंट्रोडक्शन थे उसके बारे में मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में ही डिस्कशन कर लिया था। तो मैंने ये भी बताया था कि जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि इम्यूनिटी टू टाइप के होते हैं। पहला होता है इननेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो उसी इननेट इम्यूनिटी को हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है उसमें, या फिर आप कह सकते हैं इननेट इम्यूनिटी में डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी इननेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इननेट इम्यूनिटी या फिर जिसको हम लोग कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब बात करते हैं कि जो इननेट इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इननेट इम्यूनिटी ये होता है कि ऐसी इम्यूनिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि वे सभी इम्यूनिटी या फिर दोज इम्यूनिटी, यानी कि वे इम्यूनिटी जो हमको नेचुरली प्राप्त हुआ हो। नेचुरली का मतलब आपके पेरेंट्स से प्राप्त हुआ हो, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको जन्म से ही प्राप्त हुआ हो। ठीक, उसको कहते हैं हम लोग इननेट इम्यूनिटी। यानी कि आपका जन्म हुआ तो आपके बॉडी में ही जो भी जो कि इम्यूनिटी बना, डिफरेंट टाइप के पैथोजन से लड़ने के लिए आपके बॉडी में जो एंटीजन बना, ठीक, एंटीजन है, उसके प्रति जो भी एंटीबॉडी हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। यानी कि आपको जन्म से ही प्राप्त हो, आपके पेरेंट्स से आपको प्राप्त हो, नेचुरली आपके अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। तो वही लिखा गया है कि दोज इम्यूनिटी विच आर नेचुरली प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ कॉल्ड एज इननेट इम्यूनिटी। यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो आपके बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट हो, जन्म से ही प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं हम लोग इननेट इम्यूनिटी। ठीक, आगे समझते हैं। अब आपके बॉडी में समझिए कि डिफरेंट टाइप के क्या है, सेल्स हैं। वेरियस टाइप के क्या है, सेल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन को रोकते हैं, एंट्री होने से रोकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा। कहने का मतलब भाई, बहुत सारे जो कि बैरियर होते हैं जो आपके अंदर पैथोजन को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप के पैथोजन को आपके बॉडी में इंटर करने के लिए उसको रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, एंट्री पैथोजन को एंट्री करने के लिए, और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म के द्वारा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस सेल्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल्स, डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कि पैथोजन को रोकते हैं। ठीक, किसके द्वारा, बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी कि विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए कि आपका जो स्किन है, ठीक, स्किन है, जो स्किन है उसमें हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के स्किन से ही पैथोजन इंटर कर जाए, या फिर हो सकता है कि भाई आपके म्यूकेसा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी आर्गन से भी आपके अंदर इंटर कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक के द्वारा आपके अंदर इंटर कर सकते हैं,
डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा इंटर कर सकते हैं आपके अंदर। तो डिफरेंट टाइप के जो पैथोजन हैं आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप से इंटर कर सकते हैं। तो वही लिखा गया है इम्यूनिटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी, जिसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजियोलॉजिकल बैरियर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमिकल बैरियर। सेकंड आता है ये आपका है क्या है, फिजिकल बैरियर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड पे है आपका फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा इन्फ्लामेटरी बैरियर। और फिफ्थ नंबर पे है आपका जो है कि साइटोकिन बैरियर। तो डिफरेंट टाइप को मतलब कि 5 प्रकार के जो बैरियर्स हैं, कैटेगरीज हैं, जो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप को पैथोजन को रोकने के लिए रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो आइए एक एक बैरियर के बारे में समझते हैं। तो पहला मैंने बताया था फिजिकल बैरियर, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल बैरियर को एनाटॉमिकल बैरियर, ठीक। फिजिकल बैरियर और एनाटॉमिकल क्या बैरियर, ये क्या करते हैं, जो फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल बैरियर होते हैं ये पैथोजन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उसको रोकते हैं, ठीक, हमारे बॉडी में इंटर न होने पाए, ठीक। तो हमारे बॉडी में जो पैथोजन है उसको एंट्री न देने के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास कह सकते हैं मेथड्स हैं, ठीक है। बॉडी में इंटर न कर पाए उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। पहला है उसमें आपका स्किन बैरियर। कहने का मतलब भाई आपके स्किन के द्वारा ही, ठीक है, सपोज करिए आपका ये हैंड है, हैंड में स्किन के थ्रू हो सकता है कि आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप के पैथोजन एंटर कर जाए, ठीक। अगर हम बात करें स्किन बैरियर की, तो आपको पता है कि जो आपका स्किन होता है, ठीक, स्किन के बाहर की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक, आउटर लेयर स्किन की, वो डेड सेल से बनी होती है, जिसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटम कार्नियम। यानी कि जो हमारे स्किन की त्वचा की सबसे बाहर की लेयर होती है उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटम कार्नियम, जो कि हमारे बॉडी में पैथोजन को रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। यानी कि आपको पता होगा कि भाई आपका जो स्किन होता है वहाँ से क्या होता है, सबसे बाहर एक डेड लेयर होती है स्ट्रेटम कार्नियम की, जो डेड होती है, जो हमारी स्किन के सबसे आउटर लेयर होती है। तो वो क्या करती है, वो उसमें पैथोजन इंटर न कर पाए, इसलिए वो उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है म्यूकोसा लाइनिंग। जो म्यूकोसा लाइनिंग होता है इसमें डिफरेंट टाइप के विसरल आर्गन प्रेजेंट होते हैं। विसरल आर्गन जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एक्सक्रीटरी ट्रैक, ये क्या करते हैं, जो म्यूकोसा होता है इसमें बहुत सारे जो है कि विसरल आर्गन होते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक मटेरियल को क्या करती है, रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करती है। जैसे आपके अंदर, ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको एक्सक्रीटरी ट्रैक या एनस के द्वारा बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक। रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, फिर CO2 को यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का विसरल आर्गन है। तो ये क्या है, इसके द्वारा भी, माउथ के द्वारा भी या फिर नोज के द्वारा भी आपके अंदर डिफरेंट टाइप के पैथोजन क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा, यानी कि आप भोजन कर रहे हैं, भोजन के साथ हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन आपके अंदर इंटर कर जाए। तो ये क्या है, विसरल आर्गन, यानी कि म्यूकोसा लिविंग जो होता है, लिनिंग होता है, सॉरी लाइनिंग होता है, ये डिफरेंट टाइप के पैथोजन को रोकता है, आपके बॉडी में इंटर न करने पाए। थर्ड आता है आपका प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है भाई, प्लेसेंटा का नाम आप लोग सुने होंगे। जब
एक नवजात बेबी किसी मतलब समझ लीजिए कोई नवजात बेबी है, वो माता के गर्भाशय में पल रहा है। तो माता मतलब जो उसका मदर है यानी कि पेरेंट है उस बेबी का, तो उस बेबी का मदर से क्या होता है, प्लेसेंटा जुड़ा होता है। उसके नाभि से प्लेसेंटा माता के, आप कह सकते हैं कि इस ह्यूमन के सॉरी वोमन यानी कि जो भी उसकी मदर है उसके साथ उस फीटस का, उस नवजात शिशु का जो प्लेसेंटा होता है वो जुड़ा होता है माता के इंडोकार्नियन वाल के द्वारा। यानी कि यूट्रस में जो उनका गर्भाशय या फिर यूट्रस होता है उसमें इंडोमेट्रियल वाल होता है, ठीक, एंडोमेट्रियल वाल होता है, ठीक। सपोज करिए कोई मदर है, ठीक ठीक, और ये माता का गर्भाशय सपोज करिए है, तो ये इसमें फीटस यानी कि उसका बच्चा पल रहा है, ठीक। तो माता के फीटस से सॉरी जो फीटस है, ये फीटस नवजात शिशु, इसका जो है कि माता से उसके इंडोकार्नियन के द्वार के द्वारा इन दोनों का प्लेसेंटा आपस में जुड़ा होता है। जो ये प्लेसेंटा क्या करता है, प्रिवेंट करता है अगर उसके पेरेंट में या फिर आप कह सकते हैं कि उसके माता में अगर कोई डिजीज हुई है तो वो बच्चे में ना जाने पाए, वही प्लेसेंटा जो बैरियर है, प्लेसेंटेशल जो बैरियर है वही रोकता है। आसान शब्दों में आप शब्दों में समझने का प्रयास करिए कि जैसे मान लीजिए कोई मदर है, उसका बेबी उसके पेट पे पल रहा है, तो माता उसके मदर को या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है वो उस बच्चे के ना होने पाए, तो वही रोकता है प्लेसेंटेस वेरियर, यानी कि प्लेसेंटेशन वेरियर जो होता है, वेरियर जो होते हैं वो रोकते हैं, तो प्रिवेंट करता है डिफरेंट टाइप के पैथोजन से ताकि वो बच्चा सेफ रहे। फोर्थ आता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं पैथोजन को, ब्लड के थ्रू कोई पैथोजन आपके ब्रेन में ना पहुंच जाए। सपोज करिए आपने फीवर का नाम सुना होगा, ठीक। तो कभी कभी होता है कि भाई डॉक्टर कहते हैं कि इनको फीवर हुआ है, तो फीवर कभी कभी क्या होता है, उनको अगर नॉर्मल स्टेज में फीवर अगर उनको दवाई या फिर मेडिसिन ना दिया जाए तो बोलते हैं कि डॉक्टर इनको ब्रेन में मस्तिष्क ज्वर हो गया है, तो ब्रेन का फीवर हो चुका है। तो वही है कि भाई ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये रोकता है कि आपका जो फीवर है, ज्वर है, वो आपके मस्तिष्क तक ना पहुंचने पाए, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है वो 3 लेयर से बनी होती है, आउटर ड्यूरामेटर, मिडल एका आप कहते हैं कि आर्चिग्नोइड, और जो इनर अंदर का होता है वो होता है पिया मीटर, ठीक। तो 3 लेयर का बना होता है, ठीक। आउटर ड्यूरामेटर, जो बीच का होता है आर्चिनोइड, और जो सबसे अंदर की तरफ होता है पिया मेटर, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों लेयर प्रोटेक्ट करते हैं कि जो आपका ब्लड के द्वारा कोई पैथोजन आपके ब्रेन तक ना पहुँचे, ठीक। तो ये होता है आपका, ये सारे बातें थी आपकी फिजिकल बैरियर के बारे में। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी बीएससी 4th सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट ढंग से हो सके। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फिजियोलॉजिकल का बैरियर मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर, ठीक, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के पैथोजन जाते हैं, ठीक। सपोज करिए आपने भोजन किया, आपके अंदर पैथोजन चला गया, ठीक। तो पैथोजन गया, अब जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं वो आपके अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है लार्ज नंबर के, यानी कि बहुत सारे अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का कार्य करते हैं।
जैसे अगर हम लोग फर्स्ट फिजियोलॉजिकल की बात करें, यानी कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल हैं, इसमें आपको एक फिजियोलॉजिकल के बारे में बता रहे हैं। पहला HCl। तो आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक, बक्कल कैविटी से। तो स्टमक में गया, तो स्टमक में जब जाता है तो वहाँ से HCl सिक्रेट होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तो HCl सिक्रेट होता है, जो क्या करता है, अगर आपके फूड में कोई भी पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो HCl द्वारा उसको मार दिया जाता है, ठीक। यानी कि एक प्रकार की एसिड है, तो क्या करता है, आपने भोजन किया, अगर उसमें कोई पैथोजन है वो उसको किल कर देगा, मार देगा। सेकेंड आता है आपका लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा टीयर्स डिस्ट्रॉय द पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपके बॉडी में जो सलाइवा निकलता है, सलाइवा जो निकलता है, टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप को पैथोजन को किल करने का कार्य करता है। यानी कि आपने भोजन किया, सलाइवा निकला आपके बॉडी में, बॉडी से बक्कल कैविटी के पास से सलाइवा निकला, तो अगर उसमें कोई पैथोजन मिला तो उसको किल कर देगा सलाइवा। दूसरा आता है सेरुमन, secreted by cerumen gland or wax gland. It protects the ear from the pathogenic microorganism. कहने का मतलब, आपके कान में ईयर वैक्स, आपके कान में खूंट पाए जाते हैं। खूंट आपने सुना होगा कि हमारे कानों में, जब आपके कानों में खूंट हो जाते हैं तो वो खूंट, आप कह सकते हैं कि ईयर वैक्स का हम नाम लेंगे, खूंट नहीं लेंगे, ईयर वैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं सेरुमेन। यानी कि आपके कानों में, ईयर वैक्स होते हैं। ईयर वैक्स जिसको हम लोग खूंट बोलते हैं, जो सेरुमेन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। ईयर वैक्स सिक्रीट होता है सेरुमेन ग्लैंड के द्वारा, या फिर वैक्स ग्लैंड आप बोल सकते हैं। सेरुमेन ग्लैंड या फिर आप वैक्स ग्लैंड बोल देते हैं, उनके द्वारा वो क्या निकलता है, ईयर वैक्स, जो ईयर को, कान को प्रोटेक्ट करता है, आपके कान को प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कहने का मतलब, ये सपोज करिए आपके, जो आपका ईयर है उसका एक ग्लैंड है, सेरुमन ग्लैंड। यहाँ पे सपोज करिए कि ईयर वैक्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ये ईयर वैक्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अगर यहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया आपके ईयर के द्वारा, तो ईयर वैक्स के पास जाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। तो क्या हुआ, ये जो ईयर वैक्स है वो प्रोटेक्ट किया ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या है, एक प्रकार को फिजियोलॉजिकल बैरियर है। हाँ, अब आप बोले कि भाई अगर डिफरेंट बहुत सारे अमाउंट में ईयर वैक्स एक्यूमुलेट हो गया, जम गया, तो हमको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं लोग, उसको थोड़े थोड़े टाइम पे उसकी सफाई करते रहते हैं, उसको क्लीन करते रहते हैं। बट हाँ, लेकिन हमको उतनी ही मात्रा में उसको क्लियर करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, ठीक। उनको बहुत मतलब उसमें हमेशा नहीं, उसमें कि आप कोई पेन ले ले, कोई औजार ले ले, उसमें हमेशा आप चुभाते रहें उसको, तो वो गलत है, ठीक। तो आपको समय समय पर उसको भी क्लियर या फिर साफ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाइल जूस। यानी कि जो गाल ब्लैडर होता है उसके द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, ये आपको पता होगा, आपने सेकेंड सेमेस्टर में इसके बारे में पढ़ा। तो बाइल जूस जो है कि जो आपका गाल ब्लैडर होता है वो आपके डुओडेनम के पास प्रेजेंट होता है। यानी कि जो गाल ब्लैडर है इसके द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, यानी कि बाइल जूस सिक्रेटेड बाय गाल ब्लैडर। यानी कि गाल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, उसको सिक्रेट करता है। कहाँ करता है, डुओडेनम में। जो डुओडेनम का मतलब आप समझिए कि छोटी आंत, ठीक। छोटी आंत, आप लोग ये समझिए कि छोटी आंत में अगर कोई फूड मटेरियल गया, न्यूट्रिएंट मटेरियल गया, अगर उसमें पैथोजन है तो बाइल जूस गाल ब्लैडर के द्वारा सिक्रेट होता है, जो डुओडेनम में जाएगा। डुओडेनम में जाएगा, अगर इसमें जितने भी पैथोजन होंगे उसको किल करने का कार्य करेगा। आप इतने समझते रहिए। नेक्स्ट आता है आपका फैगोसिटिक वेरिएंट। एक थर्ड वेरिएंट आपका फैगोसिटिक वेरिएंट। फैगोसिटिक वेरिएंट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं।
अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपका ये जो यूनिट दिख रहा है 4th यूनिट इम्यूनिटी एंड इट्स कंपोनेंट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेरीज होंगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जल्दी हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका दे देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। फैगोसिटिक वेरिएंट को समझने से पहले अगर हम इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हमको ये फैगोसिटिक वेरिएंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के फैगोसिटिक सेल्स पाए जाते हैं। फैगोसिटिक सेल्स का मतलब ये है कि दो सेल्स यानी कि वे सभी सेल्स जो पैथोजन को ईट कर जाए, खा जाए। कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में WBC है जिसमें क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट होता है जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं WBC को। इसमें डिफरेंट टाइप के फैगोसिटिक सेल्स होते हैं या फिर मैक्रोफेजेज होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, ठीक, न्यूट्रोफाइल, फिल या फाइल भी बोल देते हैं लोग, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पैथोजन को खाने का काम करते हैं। जैसे जैसे सपोज करिए कोई ये सेल्स, ठीक, अब इसके अंदर कोई बैक्टीरिया इंटर किया तो बैक्टीरिया आएगा, पहले इस सेल्स के पास अटैच हो जाएगा। बैक्टीरिया कोई है जो इस सेल के पास आए, इससे अटैच कर गया, अटैचमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे इंडाइजेस्ट करेगा, यानी कि फाइगोसिटिक सेल्स द्वारा ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे अंदर चला जाएगा ये, ठीक। उसके बाद क्या होगा, समझने का प्रयास करिएगा कि सपोज करिए ये कोई सेल्स है, ठीक, इसमें कोई बैक्टीरिया आया, अटैच हो गया, अटैचमेंट हुआ, अब इसको इंडाइजेस्ट करेगा, इंडाइजेस्ट करके इसके अंदर जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करेगा, इसको ईट करने का कार्य करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर गया तो ये फाइगोसोम जो फूड वैक्यूल होगा उसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। जैसे ही यह पैथोजन इस बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक, इसको खाने का प्रयास करेगा, वैसे ही लाइसोसोम जो कि इसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेगा, ठीक, जो कि एक फैगोसोम के द्वारा कार्य करेगा। उसके अंदर जैसे ही जाएगा तो फैगोसोम उसको अपना लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद फैगोसाइटिक या फिर मैक्रोफेजेज आएंगे, इसको ईट कर जाएंगे। कहने का मतलब कोई बैक्टीरिया है वो आया, इस पे अटैच हुआ, अटैच होके इसके अंदर इंटर किया, इसके अंदर जैसे इंटर किया फैगोसोम पे अटैक करेगा, फैगोसोम इस पे अटैक करा, ठीक है, फैगोसोम इस पे अटैक किया, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा तो ये लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रीट करेगा, लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रीट कर देगा तो इसको ये क्या करेगा, इससे जब ये जुड़ा इसको किल कर देगा, किल करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यही है इसका मैकेनिज्म। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि डिफरेंट टाइप जो आपके RBC होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, फैगोसिटिक प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब जो आपके बॉडी में WBC होते हैं वो उसमें फैगोसाइट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप को पैथोजन को इनगल्फ का मतलब खा जाते हैं या फिर कह सकते हैं आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। किसके द्वारा, बाय इंट्रासेलुलर डाइजेशन के द्वारा, यानी कि अपने फूड वैक्यूल के द्वारा उसको खा जाते हैं। ब्लड कंटेन ल्यूकोसाइट, यानी कि जो WBC है वो ब्लड का ही पार्ट है, तो उसमें ल्यूकोसाइट या फिर आप कह सकते हैं कि WBC होता है, जो क्या करता है वो भी फैगोसिटिक कार्य करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के फैगोसोम्स पाए जाते हैं या फिर माइक्रोफेजेज पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के पैथोजन को किल करने का कार्य करते हैं, उसको खा जाते हैं, तो उसको खा जाते हैं। तो यही मैकेनिज्म है उसमें।
तो इसमें जो आपका अकॉर्डिंग टू वुड यानी कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फैगोसिटिक का जो प्रोसेस था उसको 4 भागों में बांटा था। कीमोटैक्सिस, अटैचमेंट और इंडाइजेशन, फिर डाइजेशन। कहने का मतलब पहले यहाँ पे कोई पैथोजन आएगा, इससे अटैच होगा, ठीक। तो अटैच होगा, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर इनडाइजेस्ट करेगा, सॉरी इनडाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेशन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस में इसको बताया गया है। कीमोटैक्सिस यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पैथोजन या फिर कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, किसी भी कह सकते हैं कि आप पैथोजन होगा जो किसी भी सेल से आके अटैच होगा, सेल के पास जाएगा, सेल के पास जैसे जाएगा तो उस पर वो अटैच हो जाएगा। अटैच हुआ, ठीक है, जो भी अटैच होगा तो उस पैथोजन, तो उस पर फैगोसिटिक सेल्स आएंगे, वो अटैच हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी था, जो बाहर से आया था पैथोजन के रूप में, तो वो पैथोजन पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक। जैसे ही पैथोजन पे आके अटैच होगा, उसको इनडाइजेस्ट करके उसके अंदर एंट्री ले लेगा, अंदर एंट्री लेगा उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फूड वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, जो फूड वैक्यूल होंगे उसको इनडाइजेस्ट कर देंगे। तो यही पूरा प्रोसेस है इसका, डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस ये था। बात करते हैं चौथा वेरिएंट, इन्फ्लामेटरी वेरिएंट। सभी बातें हमने बता दी हैं, बस उसका वो वहाँ पे सेंटेंस लिखा है, आप लोग उसको देख करके समझ सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक, जो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला आता है आपका इन्फ्लामेटरी वेरिएंट। इन्फ्लामेटरी वेरिएंट क्या होता है, ये आपका 4th नंबर पे है। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग और हीटिंग। यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई टिश्यू, ठीक है, सपोज ये कोई टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है, सपोज करिए आपको कोई कहीं चोट लग गया, ठीक है, बॉल से सपोज की चोट लग गया, ये आपकी कहीं भी आपको क्या लगा, चोट लग गया, तो उसमें क्या होगा, टिश्यू होंगे उसके पास। जैसे इस पर बॉल लगा, इस पर, ठीक, सपोज करिए इस पर आपको एक बॉल लगा ऐसे, ठीक, बॉल लगा, ये जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे ही टिश्यू आपका डिस्ट्रॉय होगा तो ये रेड कलर की हो जाएगी, आपको यहाँ पे हीट लगेगा, गर्म फील होगा, और हो सकता है कि अभी कभी कभी वो सूज भी जाता है, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी में, यानी कि इन्फ्लामेटरी एक ऐसा वेरियर है जो आपके टिश्यू पे यानी कि टिश्यू से दिखाई पड़ता है कि आपको कहीं चोट लगा, ठीक है, बॉल के द्वारा या फिर किसी चीज़ के द्वारा, अगर वो कटा नहीं है, ठीक है, तब तो वहाँ पे लगा चोट, तो पहले रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा, थोड़ा गर्म होगा, और उस पर हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद उसमें सूज जाए, वो स्वेल कर जाए। इसी को कहते हैं हम लोग इन्फ्लामेटरी वेरिएंट। यानी कि उसमें रेडनेस, यानी कि कहीं चोट लगा वो रेड कलर का हो जाएगा, हीट होगा, गर्म फील होगा, वो थोड़ा सा फूल जाए, उसी को कहते हैं इन्फ्लामेटरी वेरिएंट। हो सकता है कि आप कहीं से गिर जाए, ऐसा हो, आपको किसी द्वारा चोट लग जाए, ऐसा हो, तो ये होते हैं इन्फ्लामेटरी वेरिएंट। आगे लिखा है बेसोफिल टिश्यू, सॉरी बेसोफिल सेल्स ऑफ ब्लड एंड मोस्ट ऑफ द एरियलर कनेक्टिव टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। यानी कि आपके बॉडी में जो बेसोफिल टिश्यू, सॉरी बेसोफिल सेल्स है ब्लड में, ठीक है, और जो आपके बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो इन्फ्लामेशन में, वो इन्फ्लामेशन उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद बताया गया कि इन्फ्लामेशन इज इम्पॉर्टेंट इवेंट विच अकर्स इन द बॉडी। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिससे यह पता चलता है कि आपको कहीं चोट लगी है, ठीक। तो इसमें क्या करता है, अकर्स इन द बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है और डैमेज टिश्यू को ठीक करने का भी कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू कैलियर 1962 इन्फ्लामेशन अकर्स इन 3 स्टेज। यानी कि एक साइंटिस्ट थे कैलियर, उन्होंने बताया कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला उन्होंने बताया कि
पहले आपका वैसोडाइलेशन, सेकेंड है आपका फैगोसिटिक माइग्रेशन और थर्ड है रिपेयर या फिर आप कहते हैं रीजनरेशन। तो इसमें 3 स्टेजेस होती है, मैंने बताया आपको। तो फर्स्ट स्टेज में आपका वैसोडाइलेशन या फिर इसको हम लोग इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब जब कभी आपका कोई टिश्यू, ब्लड वेसल्स ये कभी डैमेज हो जाए तो क्या होता है उसमें आपको वैसोडाइलेशन क्या होता है, इसमें ये बताता है कि जैसे आपका कोई डैमेजिंग टिश्यू या फिर ब्लड वेसल्स कोई डैमेज हो गया तो इसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है डैमेज एरिया पे। ठीक है, आपको कहीं डैमेज हुआ तो वहाँ पे ब्लड का जो सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उस कारण वहाँ पे रेडनेस, हीटिंग और स्वेलिंग जैसे प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन है वो वैसोडाइलेशन में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं जो हिस्टामिन होता है, ये सेल्स जो है बेसोफिल सेल्स, ये प्रोटीन जैसे सब्सटेंस काइनेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स, ठीक, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो मोनोसाइट या फिर आप कह सकते हैं कि फैगोसिटिक सेल्स को आते हैं यहाँ पे, उससे अटैच्ड होते हैं और डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी को करते हैं। कहने का मतलब वेसोडाइलेशन में यही प्रोसेस है। जैसे आपको कहीं चोट लगी तो वहाँ पे वेसोडाइलेशन होगा यानी कि इन्फ्लामेशन होगा, रेड हेटिंग और रेडनेस जैसे काजेज होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं यानी कि वहाँ पे जो प्रोटीनस सब्सटेंस होंगे वे कह सकते हैं आपकी वहाँ पे जो मोनोसाइट्स होंगे यानी कि फैगोसिटिक सेल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, वो वहाँ पे आते हैं और ये सब जो होगी ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल को वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यानी कि उसको ठीक करते हैं, वहाँ पे जो डैमेज एरिया है उसको सही करने का कार्य करते हैं। फैगोसिटिक माइग्रेशन क्या होता है, दूसरा आपका है। नेक्स्ट आता है आपका फैगोसिटिक माइग्रेशन। फैगोसिटिक माइग्रेशन में क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो या फिर आप कह सकते हैं कि जब फैगोसिटिक माइग्रेशन यानी कि जब फ्लो अधिक होता है तो वहाँ पे माइक्रोसिटिक जो माइग्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन जो जहाँ पे रेडिंग स्वेलिंग हीटिंग हो जाती है वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेशन होते हैं। कहने का मतलब वहाँ पे ब्लड बहुत तेज़ी से सर्कुलेट करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके बॉडी का सबसे बाहरी लेयर एंडोथेलियल वाल होता है ब्लड कैपिलरी का, वो माइग्रेट कर जाते हैं, वो सूज जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे जब सूज जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड आफ्टर माइग्रेशन फैगोसिटिक सेल स्कैप्टेड आउटसाइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। कहने का मतलब जब आपके बॉडी में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो फैगोसिटिक प्रोसेस होने के बाद ब्लड कैपिलरी के बाहर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो पैथोजेंस होंगे वो एकुमुलेट हो जाते हैं, वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। ठीक, और तब क्या होगा, इन एच इंस्टेंटेनियल फ्लूड ऑफ डाइवर्स एरिया escaped the phagocytic cells from the blood capillary called as diabetes। यानी कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो भी सेल्स एक्यूमुलेट हुए हैं डैमेज फ्लूड के माध्यम से, वहाँ पे वो ब्लड कैपिलरी के बाहर होते हैं जिसको डियापेसिस कहते हैं, और इसमें जो डैमेज टिश्यू होंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको आके के इनग्लब्ड कर जाएंगे, उसको खा जाएंगे। फिर आता है रिपेयर, और जो भी वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, हीटिंग द्वारा जो भी टिश्यू या फिर सेल्स डैमेज हुए हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। लास्ट आता है आपका साइटोकिन बैरियर। साइटोकिन बैरियर आपका ये लास्ट बैरियर होगा इनरेट इम्यूनिटी का। इसमें क्या होता है, साइटोकिन बैरियर ये जो होता है आपका, ये जो आपका विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसको ये इन्फेक्शन से, इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वहाँ से ये सिक्रेट करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है।
कहने का मतलब जो ये साइटोकिन है इसमें डिफरेंट टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। तो जो इंटरफेरेंस होते हैं वो सिंगल प्रोटीन के होते हैं। कहने का मतलब ग्लूकोप्रोटीन का होता है जो विसरल यानी कि जिसमें डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकलते हैं उस पे ये इन्फेक्ट करते हैं। जो सेल इन्फेक्ट होते हैं उस पे ये सिक्रेट होने का कार्य करते हैं। जो ये विसरल यानी कि इंटरफेरेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा और गामा इंटरफेरॉन। जो ये तीनों इंटरफेरॉन होते हैं ये साइटोकिन वेरिएंट में आते हैं। यानी कि जब कोई भी सेल किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट होता है तो इंटरफेरॉन उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और इंटरफेरॉन जो है कि कैंसर के समय भी यूज किया जाता है, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कि इम्यून थेरेपी में इन जैसे प्रॉब्लमों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो इंटरफेरॉन होता है इसका सबसे ज़्यादा यूज कैंसर के अगेंस्ट यानी कि आपके फ्यूचर लाइफ कैंसर में आपको कोई डिजीज ना हो इस प्रकार से आपको इंटरफेरॉन यूज किया जाता है। तो ये पूरा रहा आपका इननेट इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर जिसके कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसी के बारे में आपका हमारे साथ डिस्कशन होगा। तो अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स से अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।